नमस्कार सभी सम्माननीय अभ्यर्थियों को जो आज के इस हमारे रिकॉर्डेड वीडियो में हमारा वीडियो देख रहे होंगे, उन सबका एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग आज रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करा रहे हैं। कल की कुछ टेक्निकल समस्या के कारण हम चाह रहे थे कि ये टॉपिक पूरी तरह से एक क्रमबद्ध तरीके में आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे किसी प्रकार का पावर कट और ये सब चीज़ें हों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग कल स्टार्ट किए थे। तो उसी रिगार्डिंग में आज हम आपके सामने जो लाए हैं, इसको आज पूरे तरीके से आपको समझाने के लिए लाए हैं और अच्छे तरीके से जो जो इसके संबंधित फैक्ट्स हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आपको जितना आनंद कल आ रहा था इसको पढ़ने में, रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा वार्तालाप नहीं हो पाती है, इसलिए आपको थोड़ी सी लगेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके पास ये टॉपिक एक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा सेगमेंट जब करेंगे तो प्रयास करेंगे लाइव करने का, ठीक है। तो आइए हम लोग कहाँ तक चले थे उसकी बात कर लेते हैं। ये वाला सेगमेंट हम लोग ने कर लिया था और इसको आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। इसके आगे का आज प्रावधान देखेंगे और सारी चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके में आपको हम समझाते हैं और आप इसको केवल अच्छे तरीके से इत्मीनान से देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये हमारा सेगमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित है। मॉडर्न हिस्ट्री का स्टैटिक जीके का जो पार्ट है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने एक कंबाइंड रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन वाला कल का जो लाइव क्लास था उसके आगे का सीरीज लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट कल आपने पढ़ा था, थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखे। नेहरू रिपोर्ट जो ये था, खास तौर पे आपका ध्यान रखना है क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है तो आपको अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, ये मैं प्रयास करूँगा ये पूरा, ठीक है। आई होप अच्छे तरीके से दिख रहा हो जी। चलिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे, नेहरू रिपोर्ट उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी और यह नेहरू रिपोर्ट में कुछ चुनौतियां मिली थी। जो ब्रिटिश सरकार के कुछ लोग थे जिनका कहना था कि तुम भारतीयों के पास इतनी समझ है कि तुम अपना एक संविधान या अपना एक प्रारूप बना सको, जिस प्रारूप के मार्गदर्शन में देश चलाने का एक अभ्यास आप लोग कर सकें, ऐसा कुछ बनाने की आवश्यकता मोतीलाल नेहरू को चुनौती के रूप में दी गई थी, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक संविधान का एक कह सकते हैं छोटा सा खाका तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद आप देखेंगे 1928 की बात है। इस नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार का प्रशासन भारत में होना चाहिए उन्होंने लिखा था। ऊपर से आपसे जुड़ा हुआ पॉलिटी का एक सेगमेंट है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार की भी बात नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलती है। यदि अगर कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के समय, ब्रिटिश सरकार के हमारे आधुनिक इतिहास में मूल अधिकार का क्या इतिहास है, मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं, अगर उनका हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो नेहरू रिपोर्ट उसमें आता है। उसमें नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की बात कही गई थी, 19 प्रकार के अधिकारों की बात कही गई थी। जो हमारा आज संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, यह भी अधिकार उस नेहरू रिपोर्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। यह बात याद रखिएगा। और इसके अलावा 18 प्रकार के और अधिकार नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं। मूल अधिकार में यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ और उसका विरोध भारत के ही दूसरे दल मुस्लिम लीग ने किया और मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, इस प्रकार का जो इन्होंने बना के दिया है यह हिंदू संप्रदाय के लिए विशेष ध्यान रख के बनाया गया एक संवैधानिक प्रारूप है जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। और उन्होंने जिन्ना ने, ठीक है, जिन्ना ने यानी मुस्लिम लीग के द्वारा 14 सूत्री फार्मूला दिया। 14 सूत्री फार्मूला किसके द्वारा दिया गया है? तो जिन्ना के द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा। मतलब जिन्ना ने खुद ही एक संवैधानिक प्रारूप बनाने का प्रयास किया और 14 सूत्री फार्मूला दिया, जिसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यही वो चाहते थे, ब्रिटिश सरकार के लोग चाहते थे कि ये अपने में आपस में लड़ते रहें। दोनों के द्वारा जो संवैधानिक मांग था किसी भी प्रकार से उसकी कोई परिणाम नहीं निकल पाई और दोनों के बीच अपना एक तानातानी रह गया। इसी के बीच में बारदोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। बारदोली सत्याग्रह आपको याद रखना है। बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दिया था, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो याद रखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो मैटर क्या था, किसानों को उनके लगान में वृद्धि कर दिया गया था, जिसका विरोध करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरह से अडिग हो गए थे और नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन को बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। ठीक है, 1928 की ये बात है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया, जो आज की संसद, वर्तमान की संसद नहीं, जो पुरानी संसद थी, उसी के एक कमरे में। और भगत सिंह को इसके लिए ही क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और यहां से शुरू होती है भगत सिंह की जर्नी। भगत सिंह यहां के लोगों को दिखाना चाहते थे स्वराज की जो मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा जा रहा था, उसे ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाह रहे थे। और उन्होंने उसी चीज को पहुंचाने के लिए यह बम फेंकने का काम किया था, लोगों पर्चा बांटने का। लाहौर षड्यंत्र केस इसी संबंधित है 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, अब इसके आगे की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करके ऊपर ले चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, ये आप याद रखिएगा। यहां पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा 1929 में। और 26 जनवरी उसी के बाद देखिए स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दी, और 2 जनवरी और 26 जनवरी को घोषणा की। और क्या घोषणा किया, 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को दिवस रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर मनाएंगे। और इसी दिवस के रूप में हमने 26 जनवरी को घोषणा करते हुए रावी नदी के तट पर पहली बार स्वाधीनता के समय वो करके उस समय का जो एक तिरंगा, उस समय का जो भारत का झंडा था, उसे फहराया। ठीक है, स्वाधीनता हमने मांगनी है, ये बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे कांग्रेस के नेताओं के मन में बैठा दी। अब यहां से स्टार्ट होता है मेन चीज। ठीक है, और यहां से आंदोलन प्रारंभ होता है किनका, गांधी का, जो प्रमुख रूप से नमक सत्याग्रह। ठीक है, अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह क्या है, तो नमक सत्याग्रह का अर्थ यह है कि नमक हमारे भारत में बनता था, जिस पर गरीब जनताओं को, जितने भी लोग थे उन सबको कर लगा दिया गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च, ठीक है, ये याद रखना है डेट, 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला। और कहां पहुंचा है, 5 अप्रैल, यहां पे होना चाहिए था, वहां पे लिख दिया गया है 5 अप्रैल 1930 कर दांडी पहुंचे। ठीक है, कहां पहुंचे, दांडी। और दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक लेकर कहा, नमक कानून का हम उल्लंघन करते और नमक में हम कर नहीं देंगे, यही बात कहा था। तो याद रखिएगा 12 मार्च से 5 अप्रैल तक साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का यात्रा महात्मा गांधी ने किया था, और इस मार्च को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के परिप्रेक्ष्य में यह कार्य हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है। नमक कानून जो बना था उसका उल्लंघन करने के लिए इन्होंने यह काम किया था, और कुछ समय दिया था, क्या, ब्रिटिश सरकार को 12 मार्च से 5 अप्रैल तक का समय दिया था, और कहा था यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो आने वाले समय में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी प्रकार से 12 मार्च से 5 अप्रैल तक कोई भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का इसमें अनुशंसा नहीं की गई, संज्ञान नहीं लिया गया, तो मजबूरी बस जाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल, देखिए 5 अप्रैल तो पहुंचे दांडी, और 6 अप्रैल को 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुई, यह आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सारी बातें क्लियर होते हुए जाएंगे, और इनकी मांगों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे लोग। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटेन में इन सारे मांगों को पूरा करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन रखा गया। ठीक है,
फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग रखी गई। उस समय के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा रखा गया 12 नवंबर, ठीक है, 1930 को, जिसकी अध्यक्षता लंदन में आयोजित हुई थी। आपसे प्रश्न पूछता है, आप देखेंगे 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930 में प्रथम, द्वितीय 1931 में और 1932 में तृतीय। तीन प्रकार के तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति था या निम्नलिखित में से कौन ऐसा नेता था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। कांग्रेस ने या महात्मा गांधी ने, दोनों पूछ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी गए थे। तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जिसमें महात्मा गांधी गए थे, ये आपको याद रखना है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये क्या था, ये आप समझ लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मतलब यह है ब्रिटेन में यह आयोजन हुआ था, और ब्रिटेन में यहाँ के भारत के जितने भी छोटे और प्रमुख दल थे जो किसी न किसी प्रकार की मांग अपने लोगों के लिए कर रहे थे, उन सारे दलों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और उन सभी दलों के साथ बैठ के मैकडोनाल्ड चाहते थे इस पर चर्चा करना, और सारे दलों को बैठाकर उनकी जो मांगी थी उस पर चर्चा करके कुछ निर्णय निकालना चाहते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, सारे दल के लोग पहुंचे, जिसमें कांग्रेस नहीं पहुंची, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। और क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसके ऊपर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी प्रकार का कोई रोल इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि सबसे बड़ी दल जो उस समय की वर्तमान स्थिति में थी, तत्कालिक समय में कांग्रेस थी, जिसने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया। तो कहा गया कि यह सम्मेलन पूर्ण हुआ ही नहीं, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद आप आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यहां देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद देखेंगे तो आपका गांधी इरविन समझौता है जो 4 मार्च 1931 को हुआ। इस समय क्या हुआ देखिए, इसको पूना पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पूना पैक्ट भी। महात्मा गांधी जी ने वायसराय उस समय के इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। गांधी के कुछ मांगों को इरविन ने मान लिया, और इरविन ने यहां पर इनको आमंत्रण दिया कि हम जो अगला गोलमेज सम्मेलन करेंगे उसमें आप आइए और अपनी बातों को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के सामने रखिए। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ उसे पूना पैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूना में हुआ था, और पूना पैक्ट इसलिए बोलते हैं, पैक्ट मतलब समझौता होता है, ठीक है। 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी वायसराय जो तत्कालिक रूप से उस समय के थे इरविन, लॉर्ड इरविन, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई, और ये हामी भरते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदार बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। 7 सितंबर गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया 1931 को, लेकिन वहां पर बहुत सारे चीजें ऐसी हुई जिनको अच्छे रूप से देखने के लिए बहुत सारे दलों के द्वारा अलग अलग प्रकार की मांग किया गया, और जिसमें गांधी जी तैयार नहीं हुए। तो गांधी जी यहां से वापस आए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक अपना तुरुप का इक्का निकाला जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड नाम का एक लेख निकाला जिसमें उन्होंने ईसाइयों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिम संप्रदाय के लिए विशेष प्रावधान चुनाव में रखे, जिसके वजह से भारत में धर्म संप्रदाय के बीच में बहुत सारे प्रकार के अटूटता, बहुत सारे प्रकार की विखंडता आ गई, जिसके वजह से सभी लोगों में ये हीन भावना आने लगी एक दूसरे संप्रदाय के प्रति। तो ये सांप्रदायिक पंचाट उनको खेलना था और लोगों के अंदर हीन भावना लाना था, धर्म से लड़ाना था, इसलिए मैकडोनाल्ड ने यह कार्य किया। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट एक लेख निकाला जिसमें सभी विशेष संप्रदाय जिनकी संख्या कम थी और जो अपना डिमांड कर रहे थे, जैसे भीमराव अंबेडकर दलित संप्रदाय के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली मांग रहे थे, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, मुस्लिम लीग जो थे जिन्ना, वो अलग मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली मांग रहे थे। तो इन सब चीजों को फॉलो करके मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड लेख निकाला जिसके वजह से भारत में बहुत सारे रूप से अशांति फैल गई और इसका विरोध, ठीक है, इसका विरोध बाद में हुआ, जिससे पूना पैक्ट, जैसे यहां पर है वैसे ही पूना पैक्ट, यरवदा जेल में गांधी जी
जब वहां पर आए तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया और गांधी जी उस समय कहाँ थे, यरवदा जेल में। और वहां पे भीमराव अंबेडकर के साथ क्या हुआ, एक समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ, इस समझौते में दलितों के लिए, ठीक है, दलितों के लिए सभी प्रकार के हितकारी योजनाओं को, हितकारी योजनाएं और प्रावधान को करने के लिए गांधी जी तैयार हो गए और भीमराव अंबेडकर से आह्वान किया कि आप देश को आजाद कराने या देश के सभी एक वर्ग को लेकर चलने के लिए आगे आइए और कांग्रेस में ज्वाइन करिए, कांग्रेस के साथ हो जाइए और हमारा साथ दीजिए। और रही बात दलितों को, तो दलितों का देखभाल हम करेंगे। मतलब गांधी जी ने कहा कि आज से हमारे दलित हुए और दलितों को ही यहीं पर गांधी जी ने क्या कहा, हरिजन, हरिजन शब्द से उद्घोषित किया। ठीक है, तो हरिजन दलितों को देने वाले कौन थे, गांधी जी थे। यह शब्द किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। भीमराव अंबेडकर इस समझौते के बाद सांप्रदायिक पंचायत को देखकर प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। मतलब इनको खुश करने के लिए दिया गया कि आपको 148 स्थान दिया जा रहा है, 148 सीट दी जा रही है और आप निश्चिंत रहिए, हम दलितों का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, सारा काम करेंगे। तो आप देखेंगे 1933 से लेकर गांधी जी आपको 1939 तक गायब दिखेंगे, किसी भी प्रकार के आंदोलन में भागीदार होते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, उसका यही कारण है कि यह दलितों के लिए सभी प्रकार की योजनाओं, हितकारी चीजों को देखने के लिए भारत के हर कोने में जाकर दलितों को मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। यह कार्य के बीच इन्होंने देश में किसी प्रकार का बड़ा आंदोलन आपको देखने को 1933 से 1939 के बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, 1939 के बाद भले गांधी जी फिर आपको मिलेंगे और भीमराव अंबेडकर पूरी तरह से आपको 1933 से लेकर 1939 तक कांग्रेस में एक क्या बोल सकते हैं, एक्टिव, ठीक है, कांग्रेस में एक एक्टिव सदस्य की तरह कार्य करते हुए दिखेंगे। तो इसी के बाद आप आगे आएंगे तो इस क्रम में देखिए आगे की कहानी यहां पर स्टार्ट होती है। घटनाओं को एक साम्य रूप से करते हुए चलना है। यहां पर आपको दिख रहा हो, हाँ, भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसके बीच के एक चीज छूट गया है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और गांधी जी ने इसमें सत्याग्रही बनाया था, यही प्रश्न आपसे पूछता है, इसीलिए ये पॉइंट सब लिखवा रहा हूं आपको। सत्याग्रही बनाया था, उसमें प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया था, गांधी जी जेल में थे और ये चाहते थे बाहर जाकर लोगों को हमारे इस सत्याग्रह के बारे में बताया जाए। तो प्रथम सत्याग्रही जेल से ही जिन्होंने बनाया था गांधी जी ने, उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह में, ठीक है, प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था। ठीक है, द्वितीय सत्याग्रह के रूप में, द्वितीय सत्याग्रही के रूप में अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, दोनों अगर पूछा जाए आपसे तो इसको याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह एक छोटी सी सत्याग्रह थी जिसमें गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे और जेल में, और इनके इसी प्रयास को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रथम रूप से विनोबा भावे को मिली थी और दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू को 1 साल बाद। जब इसका कोई उतना विकास नहीं हुआ, जब ये छूट के आए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जब ये बाहर आए तो इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेज सरकार का दमन करने का अपना एक नेतृत्व बना लिया और जनता के बीच में जो बहुत सारी चीजें चल रही थी कि अब हमारा आंदोलन के लिए जनता सक्रिय नहीं होती है, उसका कारण यह है कि हम किसी प्रकार का आंदोलन करते हैं तो अंतिम समय में पीछे हट जाते हैं, जिसके वजह से जनता का विश्वास हम खो चुके हैं। ये बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सुझाव दिया गया गांधी जी को। तो गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के बाद 1 साल आप देखेंगे तो 1939 से 1941 तक 2 साल किसी भी प्रकार के सत्याग्रह आंदोलन करने के तैयार नहीं थे। लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1941 को महात्मा गांधी के द्वारा लाया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा लाया जाता है और टाउन हॉल में, ठीक है, टाउन हॉल मैदान मुंबई, यहां पर से ये स्टार्ट होता है करने का। उसमें मुंबई था, मुंबई से स्टार्ट होता है और भारत छोड़ो प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हुए गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी अंतिम समय है और किसी प्रकार से अगर हमें देश को स्वराज और आज़ादी दिलानी है तो ये हमारा अंतिम अवसर है, इसमें या तो हमें करना है या तो मर जाना है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर इन्होंने स्पीच दिया था जिससे पूरे लाखों लोगों के अंदर एक प्रोत्साहन आ गया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन दुनिया का उस समय के, आज तो बहुत सारे हो गए, वर्तमान समय में उस समय के सबसे बड़ा आंदोलन बन के उभरा। अब भारत छोड़ो आंदोलन
इसलिए ज्यादा प्रभावशाली हुआ। इसके पीछे की घटना देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध उसी समय चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 तक, सॉरी 1945 तक ये टाइम ड्यूरेशन था। 8 अगस्त 1942 के बीच में गांधी जी के द्वारा इतना बड़ा घोषणा और बड़े जन सैलाब को साथ में लेकर बहुत लोग रास्ते पर उतर गए और समर्थन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे चीज हुए। कुछ लोग आकाशवाणी रेडियो का प्रसारण करके लोगों को जागरूक करने लगे। कुछ लोग बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं समाचार इन सब में लेख देने लगे। बहुत सारे अपने किताबों के माध्यम से, बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों से, मतलब हर पैमाने पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। जब आप पढ़ेंगे उसमें तो बहुत सारी चीजें, भारत छोड़ो आंदोलन जब पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि कितना बड़ा आंदोलन था। बहुत सारे लोगों को ऊपर हानि भी हुई, बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई। ऐसा नहीं है कि बिना खून के बहाए हुए हम लोग आज़ादी ले लिए। ये अलग चीज़ है कि कहने के लिए हमें हिंसा नहीं की है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारा हिंसा हुआ था। उसे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45 के बीच में बाकी अपने देश को लेकर ब्रिटेन परेशान था। बहुत सारा ऐसा जहां पर उनका अपना उपनिवेश था, जैसे भारत उनका अपना उपनिवेश था, कॉलोनी थी जिस पर उनका कंट्रोल था। ऐसे ही बहुत सारे देश थे जिन पर उनका कंट्रोल था। कहा जाता है कि उस समय के वर्तमान समय में दुनिया के 51% देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। धीरे धीरे सारे कब्जे उनके निकल रहे थे। बहुत सारे देश में क्रांति हो रही थी और बहुत सारा देश उनसे अलग हो रहा था। उसी क्रम में परेशान होकर भारत को भी उसी प्रकार से देने के लिए डोमिनियन स्टेट, बहुत सारे लुभाने वाले चीजें अब ये देना शुरू करेंगे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी पूरी तरह से तैयार थे, किसी भी प्रकार से हमें अब झुकना नहीं है, पूरी तरह से पूर्ण स्वाधीनता लेकर रहना है। नौसेना विद्रोह उसके बाद देखने को मिलेगा, ये अपने स्तर पर, ठीक है। 19 फरवरी को मुंबई के INS तलवार 1946 सैनिकों के द्वारा यह अपना एक विद्रोह किया गया है, इसलिए नौसेना विद्रोह इसको देखा जा रहा है 1946 में। प्रधानमंत्री इटली 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 15 मार्च 1946 को ये याद रखना है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, उस समय ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पहले चुनाव के बाद इटली प्रधानमंत्री बन गए। चर्चिल के बहुत सारे ऐसे कार्य हुए थे जो भारतीयों को धीरे धीरे रूप से नकारात्मक सोच डेवलप कर रहा था भारतीयों में। इटली जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत को पूर्ण स्वाधीनता देंगे। तो वहां पर जो प्रवासी रह रहे थे भारत, उन्होंने इटली को भी समर्थन दिया और इटली जैसे ही सरकार में आते हैं 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दे देते हैं। कैबिनेट मिशन इटली के ही कैबिनेट के, ठीक है, कैबिनेट मिशन इटली के ही 3 सदस्यों के द्वारा बनाया गया एक आयोग था जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट क्यों नाम है? क्योंकि इटली के कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए कैबिनेट मिशन नाम है। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य, 3 नाम याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर, ठीक है, जिसमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ये लॉरेंस अध्यक्ष, और ये तीनों के द्वारा भारत आगमन होता है। अब कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ, ठीक है। इसमें क्या किया इन लोगों ने, ये समझ लीजिए। ये लोग आए और सारे दलों को एक मंच पर बैठाया और सबसे बात किया कि किस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि देश आजाद होने के बाद आपके पास एक लिखित या अलिखित किसी प्रकार का प्रारूप होना चाहिए जिसको कि आपके जनता फॉलो करे और आपके यहाँ एक शांति व्यवस्था बनी रहे। देश चलाने के लिए एक लिखित या अलिखित संविधान का होना अति आवश्यक है। कैबिनेट मिशन के द्वारा यह सुझाव दिया गया। कैबिनेट मिशन के समय, कैबिनेट मिशन जब बैठी थी तो कैबिनेट मिशन के सामने सभी पक्षों ने, जिसमें मुस्लिम लीग, अकाली दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा, बहुत सारे ऐसे दल थे जो अलग अलग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, इन सब के द्वारा अपने अपना मांग रखा गया, जिसको कैबिनेट मिशन ने देखा और उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो वापस वो जाते हैं कहां? प्रधानमंत्री इटली के पास, और इटली को ये चीज सुझाव देते हैं कि भारत में बहुत सारे दलों की अपनी अलग अलग मांग है, इनके लिए इनको एक मंच पर बैठाना होगा और एक मंच पे इनमें बहुमत बनाने की आवश्यकता, सहमत बनाने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री इटली के सुझाव के बाद कैबिनेट मिशन ने ही सुझाव दिया था, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, संविधान सभा बनाने की। संविधान सभा बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने दिया था। यानी एक ऐसा सभा, एक मीटिंग बनाओ जिसमें सभी लोग, सभी दल के लोग आकर अपनी बातों को रखें
और संविधान निर्माण करने का प्रयास करे। इसीलिए उस सभा का नाम संविधान सभा पड़ा। संविधान सभा में हर लोगों को रखा गया, हर प्रांत से, आप देखेंगे तो हर क्षेत्र से उस समय चुनाव लड़ा गया। संविधान सभा में क्या बनाए गए? सदस्य बनाए गए। अंतरिम सरकार का गठन हुआ और जो अंतरिम सरकार में सदस्य बन के आए थे वही संविधान सभा में भी सदस्य बने। दिन भर सरकार चलाने का काम और रात्रि और सायंकाल के बाद संविधान बनाने का काम वही सरकार, वही संसद करती थी, जिसे संविधान सभा रात्रि के समय और दिन में उसी संविधान सभा को सरकार या उस समय की तत्कालिक सरकार कहा जाता था। यानी दिन भर सरकार को कैसे चलाना है, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे लोग बैठते थे और रात्रि के समय वही संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाते थे, कोई प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते थे। ऐसे प्रकार से संविधान बनाने का कार्य चल रहा था। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का सुझाव दिया गया था। इस बात को याद रखना आपको। ये सारी डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि भाई ये हम एक ओवरऑल बता रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम चाह के भी क्लियर डिटेल में नहीं बता पा रहे क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इसमें तो टॉपिक एक एक करके पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो बचा हुआ पॉइंट है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। ध्यान से देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा में जब चुनाव हो गया तब संविधान सभा में चुनाव में देखेंगे तो 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, जिससे इन्हें टोटल 389 सीट थी संविधान सभा में। जो संविधान बनाने वाले सदस्य थे उसमें 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली। अगर आप निकालेंगे आंकड़ा में तो प्रतिशत में निकालेंगे तो 25% भी सीट मुस्लिम लीग को नहीं मिली थी। अब मुस्लिम लीग को यह समझ में आ गया कि अब ये संविधान बनेगा, इसमें मुस्लिम वर्ग के लिए किसी प्रकार का हितकारी चीजें नहीं रखी जाएंगी, ऐसी इनकी सोच थी, जिसके वजह से इन्होंने पाकिस्तान की मांग रख दिया। कहने का मतलब एक प्रांत, एक प्रदेश, एक देश, दो संविधान, जिसका सबसे घोर विरोधक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका घोर विरोध किया। तो 73 सीट मिलने के बाद जब इनके लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा जा रहा था तो जिन्ना के द्वारा उस समय के प्रत्यक्ष रूप से जो मीडिया थी उसके सामने आकर 16 अगस्त को एक राग अलापा गया, एक वक्तव्य दिया गया, एक रोना रोया गया, जिसको कहा गया कि अब हमारे मुस्लिम संप्रदाय के जितने लोग हैं उनके लिए मैं इतने काम किया, इतना खून बहाया, इतना चीजें किया, अपना पसीना बहाया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर सका। इसलिए मैं अब उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करता हूं, अब मेरी बातों पर वो न चले और अपना जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से इस देश में अपने हक को, अपने अधिकार को लेने के लिए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे ही उनका वक्तव्य ऐसा आया 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस। दंगे फैल गए पूरे देश में और बहुत भीषण दंगा हुआ, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय के बीच बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ। उसमें गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए। गांधी जी हर जगह जाकर लोगों को समझाना और लोगों को बचाने का कार्य कर रहे थे। इसी समय 2 सितंबर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और बहुत बड़ा झटका जिन्ना को उस समय लगा, जिसके बाद जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अडिग हो गए। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई। वायसराय जो उस समय के माउंटबेटन थे, भारत विभाजन की योजना रखी। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के आधार पर हुआ है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो 389 का संविधान सभा का जो सीटों की संख्या थी 299 हो गई। 90 सदस्य, जो प्रांत, जो प्रदेश, जो क्षेत्र आपके भारत से काटे गए वो 90 सीट कम हो गए और 299 लोगों के द्वारा संविधान बनाने का कार्य किया गया। वर्तमान 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। 63,96,000 समथिंग रुपए खर्च हुए, 64 लाख के आसपास आप मान सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये 299 लोगों में से 284 लोग हस्ताक्षर किए। 15 लोग संविधान बनाते बनाते उस कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। 284 लोगों के हस्ताक्षर के बाद संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। यह आपको याद रखना है। तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को नींव रखी गई भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसमें घोर विरोधक के रूप में कहा जाता है महात्मा गांधी सामने आए।
2 बार उन्होंने कहा कि हमारी लाश पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, हमारे देश का विभाजन होगा। वास्तव में वास्तविकता बहुत सारे लेखों में अलग अलग चीजें हैं, उसमें हमें नहीं फंसना है, हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। बस इतनी बातों को याद रखिए और इसी प्रांत में स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। संसद बैठी थी, संविधान सभा बैठी थी, संविधान सभा बना रही थी, रात्रि का समय था, 12 बजे रात्रि के समय में 15 अगस्त के पहले आने वाले समय में 11:55 के आसपास, 11:25 के आसपास, मतलब 12 बजे से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारा पड़ोसी देश जो बना है, नया नया जन्म लिया है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके भी भविष्य की शुभ कामना और भविष्य के अच्छे कामना को लेकर हम लोग उसे भी आशीर्वाद और बड़ा एक अच्छा चीज हम लोग अपने मन में सकारात्मक सोच रखते हैं कि वो आने वाले समय में हमारे साथ अच्छे संबंध रखेंगे। और मात्र 15 अगस्त जैसे ही आता है, 12 बजता है, वैसे ही वो क्या करते हैं, तिरंगा फहराते हैं संसद के असेंबली हॉल में। तिरंगा फहराकर अपने देश की आजादी की बात को कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, ठीक है। 26 जनवरी राजेंद्र प्रसाद प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रपति बनाए गए, ये आपको पता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ है संविधान। राष्ट्रपति जो बनाए गए राजेंद्र प्रसाद, वो 24 जनवरी 1950 को बनाए गए, ठीक है, तभी हस्ताक्षर होगा। 26 जनवरी को इमरजेंसी में नहीं बनाया गया था, ये आप छोड़ दीजिए, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही सेगमेंट इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स कहेंगे तो करना था। वास्तव में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री वन द टॉपिक, एक एक टॉपिक करके पढ़ने में ही समझ में क्लियरली आती है। इसमें तो एक रूप से हमें देखना था कौन किससे संबंधित है, और छोटे ऊपर ऊपर प्रश्न बने तो उसको हम आसानी से कर ले, इस प्रकार से हमें इसको करना था। प्रयास किया गया कि आपको उसी प्रकार से इसे समझाया जाए जिस प्रकार से ज़्यादा डिटेल में हम ना जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब संविधान सभा की बात कहेंगे तो संविधान सभा में कौन कहाँ से कितने लोग चुने थे, उस समय किस किस प्रदेश से कौन कौन कितने लोग, उस समय 11 प्रांत था, 4 सीसीय क्षेत्र थे, ठीक है, 93 देसी रियासत थे। देसी रियासतों के लिए सरदार पटेल ने कहा था, अब ये भारत विभाजन, जब पाकिस्तान विभाजन हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, तो 1947 में 3 प्रारूप रखे गए, 3 देखेंगे तो आप तो 3 पॉइंट रखे गए। पहला, जो देसी रियासत चाहता है भारत में रहना वो भारत में शामिल हो जाए, जो देसी रियासत चाहते हैं पाकिस्तान में जाना वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जो देसी रियासत चाहते हैं अपना स्वतंत्र रहना वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस प्रकार के भी 3 लेख रखे गए थे, 3 सुझाव दिए गए थे, 3 प्रावधान रखे गए थे। इन तीनों प्रावधानों में से भारत में 93 में से 70 देसी रियासत शामिल हुए। हम यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं संविधान सभा का, आप लोग ऐसे जानते होंगे 565 में से 563 62 ऐसे जानते होंगे। हम आपको सीटों की संख्या से बता रहे हैं, संविधान सभा में जो सीटों की संख्या थी 93 सदस्य संविधान सभा में देसी रियासतों से चुन के आए थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 23 देसी रियासत पाकिस्तान के क्षेत्र में बसने वाले पाकिस्तान में रह गए और 70 देसी रियासत हमारे भारत में शामिल हो गए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका, वास्तव में बहुत बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। किसी भी ऐतिहासिक किताब में उनके बारे में किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी किसी भी इतिहासकार के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका स्पष्ट मतलब है कि किसी प्रकार का उसमें कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं थी, जो है वो सच थी। तो उन सभी के लिए इसमें प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में, जो देसी रियासत थे। उसके बाद 11 प्रांत जो उस समय थे, जो आज हम लोग के राज्य हो गए, उन्हें प्रांत कहा जाता था। 11 प्रांत में संयुक्त प्रांत यूपी, जो हम लोग आज जानते उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत सबसे बड़ा था। केवल उत्तर प्रदेश नहीं था, बहुत मध्य प्रदेश भी इसी में थे, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। यहाँ से कौन कौन जीत के आए थे, किस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर को साथ लिया गया था, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। उन सब में आप कमेंट में मुझे टॉपिक में बताइएगा, जो टॉपिक आपको चाहिए स्टैटिक जीके में। सबसे पहले हम सोचेंगे कि आप जो कमेंट देंगे उसी पर दिया जाए। अब संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, ये आपको पता ही होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर को किसी भी प्रकार से संविधान सभा में शामिल करने का कोई विचार नहीं था, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी किताबों में भी इसके लेख लिखे हुए हैं। लेकिन जब ये लिस्ट फॉलो होती है, 389 लोगों की लिस्ट आ जाती है, 389 लोगों की लिस्ट लेकर सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी के पास पहुंचते साबरमती आश्रम में, तो गांधी जी को पता रहता है कि उसमें भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं है।
तो भीमराव अम्बेडकर का नाम न होने के कारण गांधी जी थोड़ा सा क्षुब्ध व्यक्त करते हैं और कहते हैं आप लोग समझदार हैं, हमारी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की हमारी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप अपना कार्य करें। ये बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि किसी प्रकार की नाराजगी है गांधी जी के द्वारा। जब वो पूछने लगते हैं तो वो बताते नहीं है, जब जाने लगते हैं तब गांधी जी कहते हैं कि मुझे लगता है आप सब में पढ़ा लिखा एक भीम भी होगा, जिसे अगर कहीं से हो सके तो चुनाव लड़के शामिल कराना। तब जाके आप देखेंगे पाकिस्तान का क्षेत्र जो बांग्लादेश में चला गया, उस जगह से भीमराव अम्बेडकर लड़के आते हैं और भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो जिस क्षेत्र से वो लड़के आए होते हैं वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं आप। और बाद में इनको बंबई से, ठीक है, टिकट दिया जाता है, बंबई से इनको चुनाव लड़ाया जाता है और बंबई से जो चुनाव लड़के ये आते हैं तो भारत संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और बाद में उनकी भूमिका आपको पता ही है कि किस प्रकार से संविधान में कौन कौन सा कार्य उन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, बीच में आप बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस स्किप हो गए। सुभाष चंद्र बोस 1937 में पहली बार आप देखेंगे तो 1937-38 के आसपास कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनकी सबसे बड़ी बेहतरीन कार्य प्रणाली थी। आज तक कहा जाता है कि कांग्रेस में उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। कांग्रेस के जो शिष्टमंडल और प्रतिवेदन आवेदन देने की जो एक प्रथा थी उसको समाप्त किया और क्रांति रूप से, एक उग्र रूप से जो तिलक का सपना था उसे पूरा करने में लग गए, जिसके वजह से उस समय के बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जो सुभाष चंद्र बोस के इस वक्तव्य से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते थे। एक साल तो बहुत अच्छा कार्यकाल उन्होंने बिताया। दूसरा बार जब उनका चुनाव लड़ने का, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का समय आया तो उन्हें एक बहुत बड़ा संप्रदाय चाहता था, बहुत बड़ा समुदाय चाहता था कांग्रेस का कि वो दोबारा अध्यक्ष चुने जाएं। लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया, ये नाम आपको याद रखना है, पट्टाभी सीतारामैया को उनके विरोध में खड़ा किया और इत्तेफाक से पट्टाभी सीतारामैया हार गए और फिर से सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उसके बाद गांधी जी नाराज हुए और गांधी जी का एक वक्तव्य आया कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, यह मेरी हार है। इस बात से बहुत ही ज्यादा सुभाष चंद्र बोस नाराज हुए, बहुत सारा उनको तकलीफ हुआ, जिसके वजह से उन्होंने 1938-39 में फिर से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और यहां से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। 39 और 40 के बाद आप देखेंगे जापान, जर्मनी और ये वर्मा वाला जो खेल होता है पूरा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसीलिए होता है क्योंकि कांग्रेस से वो इस्तीफा दे देते हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अगर एक एक टॉपिक को पढ़ा जाए तो आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा और आपके सारे प्रश्न भी इससे बनेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपके साथ किसी स्टैटिक जीके का मॉडर्न हिस्ट्री का ही टॉपिक शुरुआत में हम खत्म करने के प्रयास में हैं। उसके बाद बीच में किसी दिन फिर हम दूसरा माइनर एक्ट जैसे जे एक्ट बचा है, RTI बचा है और भी बहुत सारे एक्ट है उसको लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा किस प्रकार का आपको ये क्लास लगा और जो आगे आपके जो क्लासेस होंगे वो पूरी तरह से लाइव होंगे, इसका हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामना। ये वीडियो आप देखिए, कमेंट में बताइए कि कौन कौन से टॉपिक आपको जरूरी रूप से पढ़ने हैं जिसमें आप देखते होंगे या संभावना आपको लगती हो कि प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तब तक के लिए शुभकामना, धन्यवाद, नमस्कार।